So today what we are going to do is we are going to have a look at, okay, what are the different types of crystalline solids. What are the different types of crystalline solids and how are we going to classify them? कौन सा बेसिस पे हम लोग उन्हें क्लासिफाई करेंगे, ओके और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, वहां तक जाने से पहले एक पॉइंट है जो तुम लोगों को थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, बिसाइड्स क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड्स there are some solids which apparently appear amorphous but have microcrystalline structures। देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो एमरफस के जैसा हम लोगों को विजिबल हो सकते हैं, हमें ऐसे दिख सकते हैं जैसे कि वो एमरफस है, लेकिन वो माइक्रोक्रिस्टलाइन होते हैं। दैट मींस वो बहुत ही छोटा छोटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाते रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Such type of solids we will call them as polycrystalline solids. Okay, metals often occur in polycrystalline condition. Individual crystals are randomly oriented, so a metallic sample may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं मेटल का से फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल का से फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिस्टल लेता हूं, ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ सोडियम मेटल अगर मैं लेता हूं, तो 100% श्योर है कि ये एनाइसोट्रोपिक है। ये क्या है? एनाइसोट्रोपिक है। बट क्योंकि देखो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल बना रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज एनाइसोट्रोपिक। हम लोग पहले ही बता दिए सर, ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक एंड और द एमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। तो क्योंकि ये एक क्रिस्टल बना रहा है, सोडियम से फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है। बट एक बड़ा सा सॉलिड पीस के अंदर, एक बड़ा सा सॉलिड सैंपल के अंदर ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली रहते हैं, ये ऐसे रैंडमली एक अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे रैंडमली। तो एक बड़ा सा सैंपल अगर मैं ले लेता हूं तो वो एमरफस जैसा दिखने लगता है, बट वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में वो क्रिस्टलाइन होता है। ऐसा जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर से बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। बिसाइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स, हमारे पास तो दो मेजर क्लासिफिकेशन है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमरफस सॉलिड। बट इन सॉलिड्स को छोड़ के भी हमारे पास कुछ और टाइप के सॉलिड भी होते हैं, और वो कौन से हैं? ओके, वो है राइट, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। वो है कौन से सर? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है सर? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो वो हमें दिखेंगे जैसे कि वो छोटे छोटे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। बोलो, हाँ, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में दिखेंगे। बट अगर हम लोग एक बड़ा सा सैंपल ले लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है। बड़ा सा सैंपल लेने पे वो हमें ऐसे दिखेगा जैसे कि वो एमरफस है। इस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। क्या हमें समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ओके, सर क्या वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं सर? तो उसके बारे में मैं अभी अभी यही बताया कि अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में चेक करेंगे तो वो एनाइसोट्रोपिक होंगे, और अगर बड़ा सा सैंपल लेके चेक करेंगे तो वो आइसोट्रोपिक हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अगर किसी ने पूछा सर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे अभी अंकित पूछ रहा है हम लोगों से, सर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आइसोट्रोपिक होता है या एनाइसोट्रोपिक, तो a sample of polycrystalline solid is isotropic, but microscopically if we choose one crystal then it will be
एनाइसोट्रोपिक। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स कम अंडर दैट कैटेगरी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्रिस्टलाइन है, लेकिन एज अ लार्ज सैंपल अगर हम लोग लेंगे देन दे आर आइसोट्रोपिक। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो एनाइसोट्रोपिक। समझ में आ गया ये बात? यस सर। ओके, Yes, अब sir. नंदिनी कल वाला क्लास का कुछ पूछ रही है। ठीक है, देखो सर, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्रिस्टल्स क्यों परफेक्ट नहीं होता है, फिर वो बोल दीजिए। क्या हुआ? लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्रिस्टल्स परफेक्ट क्यों नहीं होता है? ये तुम कहां पढ़े कि क्रिस्टल्स परफेक्ट नहीं होते हैं? वो इरेगुलर अरेंजमेंट साइड सर। नहीं, लेकिन वो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोली है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो रेगुलर अरेंजमेंट में रहता है। यस सर। क्या पूछना चाह रही है नंदिनी? अरे लिंगराज, कहाँ था तू कल? हाँ सर। कहाँ था कल? हाँ सर क्या? सर वो मेरा डाटा खत्म हो गया था सर। डाटा खत्म हो गया? तुझे फेंक दूंगा अभी। तुम्हारे पापा को फोन करूंगा, तेरा डाटा कैसे खत्म हो गया था, समझा? सर कल और डाला आज था। लेट क्यों ज्वाइन किया? सर ज्वाइन हो गया था तो सर। वाह, मैं बेवकूफ हूँ रे। लिंगराज दिसारी करके सर मैं तभी 8 को ज्वाइन हो गया सर। 8 को ज्वाइन होता है। 8 बजे क्लास है तो 8 को क्यों ज्वाइन करेगा? और इसके बाद एक भी क्लास तू बंक मारा, तू जाएगा, हाँ सर। सीधा जाएगा तू बाहर। इसके बाद कभी नहीं लेट आया तू जाएगा। चलो हाँ सर ठीक। ठीक है, नंदिनी पूछ लेगी तुम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो क्या हम लोगों को समझ में आया व्हाट आर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स? तो फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सर, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड्स on a large scale which appears to be amorphous, but at the microscopic level they are crystalline solids. On a large scale, when we take the sample, polycrystalline solids are isotropic, but at the microscopic level they are anisotropic. समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. And the best example for this are generally metallic crystals. Okay, metals, generally metals के जो crystals होते हैं वो polycrystalline solids के जैसा exist करते हैं। चलो next, सर amorphous आइस solids। एक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है सर। कौन सर कौन वो सा? आइस पॉलीक्रिस्टलाइन है सर। आइस कोई मेटल से बना हुआ है? नहीं बेटा, आइस इज अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज नॉट अ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों? देखो H2O मॉलिक्यूल, हम लोगों ने क्या बोला? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा? जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल तुम लोगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या H2O अकेले क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं, H2O अकेले तो सिंपली एक मॉलिक्यूल जैसा एग्जिस्ट करता है, ऐसे। यस और नो? यस सर। यस सर। तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो सिंपली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखेंगे हम लोग उसको। Amorphous solids are useful materials. Glass, rubber, plastics find many applications in our daily life. Amorphous silicon is one of the best photovoltaic material. What is photovoltaic material? मतलब solar panel, photo, light, voltaic, that means it emits electrons in the presence of light. So that is why photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity. ओके, तो जनरली एमरफस सॉलिड्स का एग्जांपल्स अगर किसी ने पूछा, सर ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स है, राइट, ये सारे के सारे हमारे जो है एमरफस सॉलिड्स हो जाते हैं। ठीक है, इमोजी नहीं, क्या डाउट है पूछो। इमोजी भेज रही है। सर अभी जो बोले फोटोवोल्टिक मटेरियल, वही सर समझ में नहीं आया। अरे गधी, फोटो मींस लाइट, फोटो मींस लाइट, वोल्टाइक मतलब लाइट इंसिडेंट होने से जो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। यस सर।
हाँ, उन्हीं को फोटोवोल्टाइक मटेरियल्स भी बोलते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स, दोज मटेरियल्स जिनके ऊपर सोलर रेडिएशंस या कोई भी लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टाइक मटेरियल्स। ये सारे के सारे एमरफस सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। आगे समझ में अभी? यस सर। सर थोड़ा बोल देंगे क्या सर, फिर से नहीं समझ आ रहा है। कौन है भाई, क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर वो लाइट और इलेक्ट्रॉन कुछ बोले सर। हाँ, लाइट और इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ईयर पढ़ा नहीं है भाई। जब भी कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं तो वो मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो लाइट रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। ओके, तो इस मटेरियल को हम लोग फोटोवोल्टाइक मटेरियल बोलते हैं। ये जो मेटल इस टाइप का होता है उसे हम लोग फोटोवोल्टाइक मटेरियल बोलते हैं। अब आया समझ में? सर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं आ सकता ना सर? कौन बोला बेटा इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं आ सकता है? बोलते हैं कि कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए बोल के सर। हाँ, तो इसीलिए तो बोले सारे एलिमेंट्स से नहीं निकलेगा, कुछ ही मटेरियल से निकलेगा जिन्हें हम लोग फोटोवोल्टाइक मटेरियल्स बोलते हैं। हाँ सर। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा सर? देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हम लोग देखेंगे। Now, the crystalline solids can be classified on two different ways, sir. Number one, depending upon the type of constituent particle, type of constituent particle. दूसरा बात, मैंने पहले ही बता दिया था, फर्स्ट डे क्लास में ही बताया था कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं मेरे स्क्रीन पे तुम्हारे नोटबुक में होना चाहिए करके। तो मैंने कल कुछ लोगों को फोन करके मैंने मींस जो भी वीडियो कॉल करके मैंने नोट्स चेक किया, तो जिन लोगों का कल मैंने चेक किया बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने मैंने जो जो लिखा है स्क्रीन पे, जो जो बताया वो सब नहीं लिखा हुआ था। तो सर मैं जो कुछ भी स्क्रीन में लिखता हूं वो आपके नोटबुक में होना चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई लॉजिक हो ना हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग मस्ट बी रिटन प्रॉपरली, राइट। तो फर्स्ट वन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करने का तरीका में सबसे पहला है, राइट, द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिस चीज से, जिस पार्टिकल से तुम्हारा पूरा सॉलिड बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? देखो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तुम्हारा एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयोन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो द टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय विच इट इज मेड अप ऑफ। ओके, तो वो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। In section 1.2, we have learned about amorphous substances and that they have only short range order. However, most of the solid substances are crystalline in nature. Now understand about this. Most of the solid substances are crystalline in nature. मोस्ट ऑफ देम, हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स के थ्रू हम लोग आते हैं जो जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं, एमरफस थोड़ा कम होते हैं। तो सर
हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा क्रिस्टलाइन है कौन सा एमरफस है बोलने से, राइट? तो मैं एक सिंपल सा तुम लोगों को एक यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रिक बता देता हूं। क्रिस्टलाइन जनरली वो सॉलिड्स होते हैं जो जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक और मेटेलिक जो होते हैं उन्हें हम लोग जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंडर पुट करेंगे। और एमरफस कंपाउंड्स जनरली जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, यूरिया हो गया आपका, नैप्थलीन हो गया आपका, बेंजीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये सारे के सारे एमरफस के अंडर आएंगे। एंड इसके साथ साथ पॉलीमर्स जितने होते हैं जैसे कि तुम्हारा प्रोटीन्स हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारा किसके अंडर आ जाएंगे? एमरफस के अंडर। और क्रिस्टलाइन के अंडर क्या क्या आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक एंड मेटेलिक सॉलिड्स आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो सर क्या समझ नहीं आया? अभी अभी मैंने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जो या तो इनऑर्गेनिक है या फिर मेटेलिक है। मींस जितने भी हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो बनाते हैं, जनरली मेटल्स के जो सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स के जो सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं। ओके, मेटल्स के और सॉल्ट्स जितने भी हमारे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, आपका मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे जितने भी सॉल्ट्स और मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, आयरन, टंगस्टन, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, लिथियम, ये सारे के सारे जितने भी मेटल एंड एज वेल एज जितने भी सॉल्ट्स हैं, ये सब क्रिस्टलाइन के अंडर आते हैं। और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तुम्हारा आ गया कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, सुगर आ गया, प्रोटीन्स आ गया, ओके, पॉलीमर्स आ गए तुम्हारे, ओके, ये सारे के सारे एमिनो एसिड्स, पॉलीमर्स, ये सारे के सारे एमरफस के अंडर आ जाते हैं। ओके, तो सिंपली यहां मैं बताने की कोशिश क्या किया, सर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली एमरफस होते हैं, जितने भी हमारे मेटेलिक या फिर सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। क्या अभी क्लियर हुआ? यस सर। Yes, चलो, sir. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे, however most of the solid substances are crystalline in nature. For example, all the metallic elements like iron, copper, silver, non-metallic elements like sulfur, phosphorus, iodine, and compounds like sodium chloride, zinc sulfide, and naphthalene form crystalline solids. देखो यहाँ पे एक चीज हम लोगों को, दो ऑर्गेनिक है, इसको हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिया है। क्या आप लोगों ने नैफ्थलीन बॉल्स को अपने घर में देखे हैं? घर में वार्डरोब्स sir. के अंदर हम लोग नैफ्थलीन बॉल्स को रखते हैं इन ऑर्डर टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो मैं नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करके बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों हुआ। क्योंकि नैफ्थलीन दो हम लोगों को ऑर्गेनिक जैसा दिख रहा है, बट नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर सॉल्ट अवेलेबल है। वो थोड़ा सा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहता है, जिसके वजह से हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं सर? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स में क्या होता है? नैफ्थलीन बॉल्स में होल होते हैं, वो तो एमोर्फस होना चाहिए। No, not all naphthalene balls have holes in them. They have a complete plain structure. Okay, it is an organic compound, but it has crystalline nature in it. Okay, right. Next, the method, crystalline solids can be classified in various ways. The methods depend upon the purpose in hand. Here, अब ध्रुव आदित्य पूछ रहा है सर वो क्यों वेपराइज्ड हो जाते हैं? बिकॉज दे आर वोलाटाइल सर। What are they? They are volatile substances. उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 वीक रहता है। ठीक है, ये जो नैफ्थलीन है
राइट इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो बहुत बहुत वीक रहता है, जिसके वजह से वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस बन जाते हैं। दैट मींस दे कैन सबलाइम इजीली। दैट मींस मैं अगर नैप्थलीन बॉल्स को कहीं पे रख दूंगा, राइट, तो नैप्थलीन बॉल्स इजीली वेपर फेज में चले जाएंगे। ओके, बिकॉज उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही वीक है। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. ओके चलिए अब देखिए। सो अब हम लोग सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो याद कीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग क्या पढ़े थे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं, राइट। उसके आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, मेटलिक बॉन्ड्स हो सकते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंडर हम लोग पढ़े हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So first of all we will try to understand the first type of classification जिसमें constituent particles जो हैं, constituent particles जो हैं वो मेरे molecules होंगे। क्या होंगे? molecules। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मॉलिक्यूल्स होंगे, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं क्या बुलाऊंगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बुलाऊंगा मैं उसको? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या क्या हमें इसका नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं? सर व्हाट आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? सर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स whose constituent particles are molecules। ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से बने हुए रहते हैं। आया समझ में? Yes, sir. तो Yes, मॉलिक्यूल्स sir. कौन कौन है सर? मॉलिक्यूल्स हम लोगों को पता है Cl2, Br2, H2, O3, all of these are molecules। तो जो मॉलिक्यूल्स से बने हुए रहते हैं उन्हें हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। तो देखिए आपको नाम देखते ही पता चल जाता है सर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट मीन्स the constituent particles will be molecules। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कुछ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं सर। क्या है? Cl अटैच हो गया, ये एक मॉलिक्यूल है। से फॉर एग्जांपल HCl के साथ अटैच हो गया, H जाके Cl के साथ अटैच हुआ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? क्लोरीन क्लोरीन के साथ अगर अटैच होता है तो इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और एक और होता है H और Cl जहां पे क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। यस और नो? Yes, sir. उसी तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स में ही मैं डिफाइन करूंगा एक और, जहां पे हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, नहीं तो फ्लोरीन के साथ, नहीं तो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या आप लोगों को याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके साथ हो सकता है सर? जब भी strong- हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होता है, ओनली इन दोज कंपाउंड्स हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ध्यान से सुनिए सर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंडर हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूल्स,
या तो नॉन पोलर हो सकते हैं, नॉन पोलर मीन्स जिनके ऊपर कोई डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं है, और एल्स दे कैन बी पोलर where there will be delta positive and delta negative charge, or they can be polar where there can be delta positive and delta negative charge. और पोलर के अंदर ही डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन वो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के वजह से अगर होगा, और हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ, देन we will call them as nothing but hydrogen bonded molecular solids. क्या ये समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्रुव हम लोगों से पूछ रहा है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है ये सॉफ्ट होता है, क्यों? ऐसे क्यों लगा तुम्हें कि वो सॉफ्ट होते हैं? सर क्योंकि सर उनका फिजिकल नेचर ही वही है सर, पोलर है तो इसलिए, और नॉन पोलर भी सॉफ्ट रहते हैं ना सर। कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम्हें सॉफ्ट दिखा बेटा? कोई भी सॉलिड कभी भी हम लोगों को सॉफ्ट लगता है क्या? अनटिल एंड अनलेस वो पोरस होता है, जैसे कि स्पॉन्ज है, वो पोरस है तो सॉफ्ट लगता है। तो कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड तुमको सॉफ्ट क्यों लगेगा? वो सॉलिड है, सॉलिड कभी भी सॉफ्ट नहीं लगेगा। तुम क्या ब्रिटल बोलना चाहते हो? सॉफ्ट मतलब? यस सर। हाँ, तो उसको सॉफ्ट मत बोलना। सॉफ्ट तो अलग हो जाता है, सॉफ्ट मीन्स टच करने में सॉफ्ट होता है जो, वो नहीं। कोई भी सॉलिड कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकता है। ओके राइट। तो जो भी है उसके बारे में हम लोग जाएंगे, आगे का चीजें हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन नहीं है, जो जहां जो आएगा वो देखेंगे। अभी देखो पहले, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर अभी कौन कौन से हैं? नंबर 1, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। नंबर 2, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जहां पे हमारा मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद ईदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन or nitrogen. How many of you have understood this? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को। अब देखिए आप लोग, नॉन पोलर में हम लोगों को क्या दिखा रहा है, देखिए। आयुष बेटा कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो ध्यान से देखिए आप लोग और बताइए मुझे, अगर मेरे पास कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे कि HH, और मैं एक और HH ले लेता हूं, ओके, मैं एक और HH ले लेता हूं, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है? देखिए, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? सिंपली वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करेगा। याकड बाइट पे सर సరే 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 చూస్తాం। ठीक है। समीर मिश्रा भाई क्या भेजा है? सर पोलर नहीं, डिलीट कर दिया। समीर कुछ भेजा था, डिलीट कर दिया बेटा।
कहाँ चला गया समीर? मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। मॉलिक्यूलर सॉलिड समझ में नहीं आया क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड में अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड अंदर जा रहे हैं हम लोग एक एक करके। क्या समझ में नहीं आया एग्जैक्टली बताओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस इतना समझना था। तो वो मॉलिक्यूल्स कौन से टाइप के होते हैं? या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नहीं तो पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नहीं तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा पोलर मॉलिक्यूल होंगे जो कि हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, या नहीं तो फ्लोरीन के साथ, या नहीं तो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा। आए समझ में? अरे माइक ऑन करके बोल क्यों नहीं रहा है? छोड़ो, ठीक है। तो बताओ मुझे, अगर दो मॉलिक्यूल के ऊपर सेम चार्ज होगा, एक मिनट रुको तुम लोग। ओके, एक काम करना तुम लोग, जिनके जिनके पास बुक है और जिन जिन के पास बुक नहीं भी है, ओके, एक काम करो, यहां से इस पेज में, यहां स्टार्टिंग से एक बार अच्छे से रीडिंग मारिए सर, पूरा स्टार्टिंग से लेके यहां मेटेलिक सॉलिड्स तक। ओके, पूरा अच्छे से रीडिंग मारिए। गिव मी अ मोमेंट, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। कौन डर अच्छी मत सब्जी बिरयानी तू रखो जी। ऑल राइट। अंकित साई सर, अगर दो मॉलिक्यूल के ऊपर सेम चार्ज होगा तो उसको नॉन पोलर ही बोलेंगे ना? सेम चार्ज नहीं, अगर चार्ज ही नहीं होना चाहिए, सेम चार्ज भी नहीं, दो मॉलिक्यूल के ऊपर बिल्कुल चार्ज नहीं होना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव भी नहीं, डेल्टा नेगेटिव भी नहीं, छोटा से छोटा चार्ज भी नहीं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है, तभी जाके हम लोग उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, ध्रुव बोल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना सर। अरे ये सब पढ़ेंगे अभी, अभी कहाँ गए, कहाँ हैं हम लोग वहां तक। नेक्स्ट, सुनाई नहीं दे रहा है नंदिनी, हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा था बेटा। चल, तो अब बताओ मुझे सर, कोई भी गिवन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है?
देखिए इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट चार्जेस नहीं है। जब कोई भी टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है? सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोगों को पता है ना, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो क्यों और कैसे एग्जिस्ट करता है? द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, और दूसरे का न्यूक्लियस जो है इसका इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो दैट मींस सिंपल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। जहां पे कोई बॉन्ड नहीं होता है, कोई पोलैरिटी नहीं होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा? सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स। तो अब बताओ मुझे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है मेरे पास, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है मेरे पास, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, उसे मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। यस और नो? यस सर। ओके, जिनको पता नहीं है वो लोग आराम से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, greater will be the melting and boiling point. Greater is the force of attraction between the molecules, greater will be the melting and boiling point. तो हमें यहां दिख रहा है सर, यहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्योंकि द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑब्वियस सा बात है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। कितने लोग एग्री करते हो? यस सर। यस यस सर। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का। डू दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? अब बताइए मुझे, कोई भी गिवन कंपाउंड हीट या इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब उसके पास कोई फ्री चार्ज या फिर वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब वहां पे कोई फ्री चार्ज या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब कंडक्ट करता है। तो बताओ, क्या हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी फ्री चार्ज है? नो ए सर। बी, ए बी, कहीं पे भी कोई फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। सो विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट? No, sir. देन द आंसर इज नो सर। सर फ्री चार्ज मतलब? फ्री चार्ज मतलब जैसे कि हमारा पानी के अंदर Na+Cl- Na+Cl- Na+Cl-, तो जब तुम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दे देते हो, यहाँ पे पॉजिटिव दे देते हो, तो क्लोरीन माइनस सब एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, Na+ एक तरफ, तो दे आर फ्री टू मूव। फ्री चार्जेस मींस चार्जेस व्हिच हैव द कैपेसिटी टू मूव इज कॉल्ड एज नथिंग बट फ्री चार्ज। हाँ सर। सो तो देखिए, सिर्फ नाम से हमें क्या क्या पता चल गया। देखिए, नंबर 1 सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए क्या क्या पता चल गया हम लोगों को। देखिए, नॉन पोलर दैट मींस दे आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
H2, Cl2, O2 ऐसे। ओके, नंबर 2 मॉलिकुलर। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते ही क्या समझ में आ गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते ही समझ में आ गया कि दे हैव अ रेगुलर पैटर्न, दे विल हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये सब चीज हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या समझ में आया? सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां से क्या समझ में आया? सर, if it is having weakest force of attraction, its melting and boiling point will also be low. समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, And sir. lastly, हम लोगों को ये समझ में आया, sir, as there is no free electrons or there are no free charges, that is why they are very bad conductors of heat and electricity. That is why they are very bad conductors of heat and electricity. आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, अब देखो तो, अब सेम हम लोग सारे सॉलिड्स के लिए अभी यही पढ़ने वाले हैं। क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, नंबर 1, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, नंबर 2, अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा, नंबर 3, नंबर 4, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यही 4 पॉइंट हम हर एक के लिए डिसाइड करने वाले हैं। तो द सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज पोलर molecular crystalline solid. Now think about this, sir. नाम से ही हमें पता चल रहा है that they are going to be polar molecules. polar molecules का crystalline solid, तो constituent particle क्या है बेटा? polar molecules. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो polar molecules मतलब सर HCl हो गया, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा SO2 पॉजिटिव। हाँ बोलो। SO2 भी होगा ना सर? SO2 हो सकता है, बिकॉज उसमें भी चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट बहुत कम चार्ज है। सल्फर और ऑक्सीजन एक के नीचे एक आता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, इनमें ये ले लो, बेरिलियम क्लोराइड हो गया, BeCl2, इसमें क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरह से कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे फॉर पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बताओ मुझे, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा? सर डाइपोल। वेरी गुड। Dipole. बाकी सब लोग भी याद कीजिए, क्या रहता है अट्रैक्शन फोर्स? डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स रहता है। देयर एग्जिस्ट डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो अब बात आता है, सर, इज डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Then the answer is Yes, sir. yes. Dipole attraction is stronger than your van der Waals force of attraction. तो इसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? The melting and boiling point of polar molecular solids will be dash high as compared to whom? As compared to non-polar molecular crystalline solids. क्या सबको ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, मैं वही बोला, बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग एक बार पढ़ लेंगे ना, ये सारे बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि नाम से ही सब कुछ आ जाएगा। देखिए, हर एक के लिए सेम। अभी नाम देख के, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, अरे सर ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा डाइपोल। सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, मतलब उनके बारे में सब कुछ पता है हम लोगों को, राइट? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, दे आर वेरी वेल अरेंज्ड, रेगुलर पैटर्न रहेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा। ओके, ये सारी चीजें हमें पता है। नेक्स्ट हमें क्या पता चलेगा? एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि डाइपोल का अट्रैक्शन हायर है, मतलब स्ट्रॉन्गर है, तो हम लोग बोलेंगे दे विल हैव अ लिटिल हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर व्हाट वी से, एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर non-polar molecular crystalline solids. ठीक है, अब आता है कंडीशन, will they conduct electricity and heat? No, sir. बताओ क्या? No, sir. आंसर इज नो, 100% नो।
क्यों, देखते हैं, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, H है, Cl है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फिर से मेरे पास HCl है, H है, Cl है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फिर से मेरे पास HCl है, H है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ऐसे ऐसे मेरे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो तो मैं अगर इधर पॉजिटिव अट्रैक्ट पुट करूंगा और इधर नेगेटिव पुट करूंगा, क्लोरीन इधर आना चाहता है, हाइड्रोजन उधर जाना चाहता है, क्लोरीन इधर आना चाहता है, हाइड्रोजन इधर आना चाहता है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। Both the Zero. molecules are attracted on the opposite directions, so the net force will be zero. इसीलिए यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता है। So फिर से पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, they do not conduct heat and electricity. They do not conduct heat and electricity. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बाबू दीपक, दीपक बाबू हैं क्लास में? यस सर। सुन रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, आज तुमको वीडियो कॉल करूंगा नोट्स चेक करने के लिए, ठीक है, तो अच्छे से लिख के रखना। चलो, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चलिए ये भी समझ में आ गया। चलो अब थर्ड वाले पे जाते हैं। सर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, तो अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला चीज, इनमें पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन किस टाइप के पोलर मॉलिक्यूल्स, वेयर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन। यस और नो? यस सर। The constituent particles will be those molecules where hydrogen will be directly attached with oxygen, nitrogen और fluorine। चलिए बहुत अच्छा बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या बता सकते हैं, बताओ तो। among intermolecular force of attraction हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उनसे कंपेयर नहीं करेंगे, वैंडरवाल से, डाइपोल डाइपोल से, उनसे कंपेयर करने से सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? हाई होगा। वेरी हाई एज कंपेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या सच में समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस। Okay, so obviously they are going to have high melting and boiling point as compared to polar molecular crystalline solids and non-polar molecular crystalline solids. अब आता है next question. Do they conduct heat and electricity? नो सर। A big no. क्यों? यहाँ पे भी No, सेम रीजन, यहाँ पे भी सेम रीजन। सर यहाँ पे कोई भी फ्री चार्जेस नहीं है, देर आर नो फ्री चार्जेस। एंड जहां पे फ्री चार्जेस नहीं रहते हैं, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, ओके, व्हेन देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री चार्जेस, ऑब्वियस इट इज दैट दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट ओके? यस सर। यस सर तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं ना सर? हाँ, तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि नहीं, देखो किसी भी चीज को 100% इंसुलेटर नहीं बोलेंगे हम लोग, ओके, हम लोग बोलेंगे दे आर वेरी वेरी लेस कंडक्टिंग मटेरियल्स और ऑलमोस्ट नॉट कंडक्टिंग मटेरियल्स, मतलब क्लोजर टू इंसुलेटर्स। बट हम लोग कंप्लीटली इंसुलेटर्स ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? इंसुलेटर्स मतलब वो बिल्कुल कंडक्ट ही नहीं करेंगे, ओके, दे आर वेरी वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना बोलेंगे हम लोग। सर इधर चार्जेस फ्री क्यों नहीं है सर? चार्जेस फ्री क्यों नहीं है मतलब? चार्जेस फ्री क्यों नहीं है मतलब, अगर सोचो, तुम खुद सोचो ना, अगर सोडियम 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 का मेटल बन रहा है, का सॉलिड बन रहा है,
तो भाई यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए हैं क्योंकि हर एक सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना के घूम रहा है इसके चारों तरफ, मेटलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे फ्री चार्जेस हैं जो कि एक तरफ से दूसरे तरफ मूव कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी है उसका। यहाँ पे कोई भी चार्ज फ्री नहीं है। देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रख रहा है, तो उस हिसाब से मैं जब पोटेंशियल अप्लाई करूंगा कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। सर हम्म। सर तो उनको सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हैं सर? किसको? सर मॉलिक्यूलर सॉलिड को? नहीं नहीं नहीं, सेमीकंडक्टर्स नहीं बोलेंगे। अरे भाई इंसुलेटर्स जो तू बोला है वही ठीक है, ठीक है, इंसुलेटर्स ही बोलो। बिकॉज देखो मैंने क्या बोला, 100% इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अगर तुम नहीं इंसुलेटर्स के ये पे बोलना चाहते हो, यस दे आर इंसुलेटर्स बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तुम उनको इंसुलेटर्स ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन Yes, सेमीकंडक्टर्स नहीं बोल सकते, सेमीकंडक्टर्स पूरा अलग कैटेगरी है। चलो नेक्स्ट देखो, तो अब ये हो गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जहां पे मॉलिक्यूल्स थे, राइट। अब देखो आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक सेकेंड, किसी ने डाउट पूछा है, सर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? उसके नाम में ही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आयोनिक मॉलिक्यूलर आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर नहीं है, यहाँ पे अब मॉलिक्यूल्स नहीं है, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयोन्स होंगे। वेरी गुड, सबको पता चल गया सर, वो आयोन्स होंगे। नंबर 1, चलो बहुत अच्छा बात। तो बताओ आयोन्स है मतलब आयोन्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आयोनिक बॉन्ड। तो बताओ आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग है, इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्ट्रॉन्गर है। तो बताओ इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? हाई होगा सर। वेरी हाई होगा सर, वेरी हाई। इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल से भी हाई है। देखो तुम लोगों को सब पता चल जा रहा है एक एक करके, बस नाम से ही सब पता चल जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, आयोनिक बॉन्ड्स क्या ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? ये आता है इंपॉर्टेंट। यस सर। सर लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते। हाँ यही ध्यान देने वाली बात है। देखिए Na+ Cl- 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 से सराउंडेड है, फिर से Cl- Na+, Na+, से सराउंडेड है, फिर से Na+, Cl- से सराउंडेड है। तो इस तरह से जब एक NaCl क्रिस्टल बनता है तो इसको तुम पॉजिटिव या नेगेटिव देते हो, तो क्या ये सोडियम या क्लोरीन मूव कर सकता है? देन द आंसर इज नो। In the solid phase, they do not conduct heat and electricity because एक आयन दूसरे, अब देखो रे ये सोडियम ना नेगेटिव की तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो इधर मूव कर रहा होगा, सोडियम उधर मूव करना चाहता है, तो क्या ये लोग मूव कर पाएंगे? So in solid, ionic solids are non-conductors. They do not conduct heat and electricity. But in liquid phase or in aqueous phase, liquid बोलने से molten NaCl या molten ionic compound, और aqueous बोलने से उसका water solution। अगर आप लोग लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तब फ्री आयंस आ जाएंगे, Na+Cl- फ्री हो जाएंगे, वो लोग सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? Yes sir. In the solid phase they are insulators, but in the liquid phase or aqueous phase they start conducting electricity. This will be it. This is what we are going to see today. We will meet again tomorrow. I want you people to read. देखिए सर मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ एक एक दिन में,
जिस दिन का उस दिन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत कम कम पढ़ा रहा हूं, जिस दिन का उस दिन अच्छे से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बंदिता मेरे को पूछी है, सर कैन इथेनॉल बी क्लासिफाइड एज पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड? इथेनॉल पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन नहीं, इथेनॉल को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि वहां पे H डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। बंदिता समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बट हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, एक और डाउट किसी ने पूछा है, 1 मिनट। सर क्या आयनिक सॉलिड्स मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंडर आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। आयोनिक solids are not molecular crystalline solids, they are ions, so they are ionic crystalline solids. molecular crystalline solids खत्म, जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आया था, वो खत्म हो गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आया समझ में विभूति? हाँ सर। ठीक है बेटा, दैट विल बी इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन टुमारो।